मेरा नाम मोहिनी है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे। मैं भी एक पढ़े लिखे और अमीर परिवार से बिलोंग करती थी और मेरी शादी भी ऐसे ही परिवार में हुई थी। मेरे पति शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका नाम अर्णव था। मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसके पास हर खुशी थी, हर आराम था। अगर कुछ नहीं था तो वो थी संतान। मेरी शादी को इतना टाइम हो गया था, फिर भी मेरी गोद नहीं भर सकी थी। मैं अब तक समाज की बहुत सारी बातें बर्दाश्त कर चुकी थी, लोगों के ताने सुन चुकी थी। हर कोई मिलने वाला इंसान मुझसे पूछता था कि क्या हुआ, अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई? क्या हुआ, अभी तक कोई खुशी नहीं मिली? क्या हुआ, अभी तक खाली हो? बच्चा करने का इरादा नहीं है क्या? ये सारे सवाल मेरे दिल को तोड़कर रख दिया करते थे। मैं सारी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरा दिल तंग आ चुका था। इसलिए अब मैंने एक औरत होते हुए एक ऐसा फैसला लिया था जो हर औरत के लिए बहुत मुश्किल फैसला होता है। इस फैसले को लेने के लिए हर औरत के पास बहुत बड़ा दिल चाहिए, मगर मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी और मजबूरी वही होती है जो कि किसी को मजबूर कर दे। शाम की यह खामोश घड़ी थी जब मैं अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। मुझे अब इस घर की खामोशी बहुत सताया करती थी। मेरे पति अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनके पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए। मेरे पति ऑफिस चले जाया करते थे। घर में सिर्फ नौकर और मैं होती थी। नौकर तो अपने कामों में बिजी होते थे और मैं सारा दिन इधर से उधर टक्कर मारती रहती थी और यही सोचती कि अगर मेरे पास कोई बच्चा होता तो मैं उसके कामों में बिजी रहती, उसके साथ खेलती हंसती अच्छा समय बिताती, तो शायद मेरे चेहरे पर जो हमेशा उदासी छाई रहती है वो नहीं होती। शाम के समय में घर में इधर से उधर उदास टहल रही थी जब मैंने हमारे घर की पुरानी नौकरानी शीला को बुलाया। वो काफी समय से हमारे यहाँ काम पर अपनी बेटी निधि को साथ लाया करती थी। निधि की उम्र लगभग 16 साल थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं उसे बेटा बेटा कहकर बुलाया करती थी। शीला बहुत गरीब थी। निधि उसकी इकलौती बेटी थी। उसका पति मर चुका था। पति के मरने के बाद से ही शीला हमारे घर में नौकरी किया करती थी, लेकिन अब उसकी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई थी कि घर के थोड़े बहुत काम कर लिया करती थी। उसने सोचा कि अगर बेटी भी यहाँ आने लगेगी तो जो भी वो काम करेगी उसे भी पैसे मिला करेंगे। मेरे पति शीला और उसकी बेटी निधि दोनों को ही पैसे दिया करते थे। इनके अलावा हमारे घर में और भी बहुत सारे नौकर काम करते थे। निधि बहुत मासूम सी बच्ची थी, ज्यादातर डरी सहमी रहती थी। मैं उसको समझाया करती थी कि वो मुझसे ना डरा करे। मैंने उसे अपने पुराने कपड़े पहनने के लिए दे दिए थे, उसे कुछ पैसे भी दे दिया करती थी और जब बाजार जाया करती थी तो उसके लिए कोई ना कोई सामान भी लेकर आ ही जाती थी। वो जितना मासूम थी उतनी ही सुंदर भी थी। उस दिन मेरे दिल में निधि को देखकर एक ख्याल आया। मैं खुद पर कंट्रोल न कर सकी और मजबूर होकर शीला से बात करने का फैसला कर लिया। मैंने शीला को बात करने के लिए अपने कमरे में बुलाया। उससे कहा कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, एक बहुत ज़रूरी बात। अपनी बेटी को अपने साथ मत लेकर आना। शीला चौंक गई थी। जब मेरे कमरे में आई तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि भाभी जी, ऐसी भी कौन सी बात है? भला आपको मुझसे कौन सी ज़रूरी बात करनी है? मैंने कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे अपने सामने बैठने के लिए कहा तो वो हमारे शानदार सोफे पर बैठने से घबरा रही थी। उसने कहा, भाभी जी, मेरी इस सोफे पर बैठने की औकात नहीं है। भला मैं इस शानदार सोफे को अपने मेले कपड़ों से गंदा नहीं करना चाहती। मैंने कहा, शीला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बैठ जाओ, ये मेरा हुक्म है। तो वो बैठ गई थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि भाभी जी, आप क्या कहना चाहती हो? मैंने शब्दों को चुन चुनकर अदा करना शुरू कर दिया, जैसे खुद से भी छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने गहरी सांस ली और फिर अपनी बात कहनी शुरू की। मैंने कहा, शीला, मैं जो बात आज तुमसे करने जा रही हूँ वो बड़ी ही उम्मीद भरी बात है। मैं उसके बराबर में सोफे पर जाकर बैठ गई। मैंने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा और कहा कि तुम अपनी बेटी निधि की शादी मेरे पति के साथ करवा दो। मेरी बात सुनते ही शीला की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया और उसका हाथ तो जैसे ठंडा हो गया था। उसने एक ही झटके से मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और कहने लगी कि ये आप क्या कह रही हो भाभी जी? इतना कहते हुए उसके शब्द कांप रहे थे। मैंने धीरे से कहा कि मैं जानती हूँ ये बात सुनकर तुम्हें जोरदार झटका लगा है, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकती। मैं अपनी सूनी गोद नहीं देख सकती। मैं सिर्फ माँ बनना चाहती हूँ। 8 साल से मैं माँ बनने के लिए तरस रही हूँ। मैं बांझ हूँ और तुम्हारे मालिक भी मुझे बच्चा ना होने का इल्ज़ाम देते हैं। मैं ये सब बर्दाश्त करते करते थक चुकी हूँ।
अब मेरी बर्दाश्त की हिम्मत खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ शीला, तुम अपनी बेटी निधि की शादी मेरे पति के साथ अगर करवा दोगी तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। तुम चाहती हो ना कि तुम भी एक आराम की जिंदगी गुजारो? आखिर तुम कब तक ऐसे लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करती रहोगी? मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, पूरे 25 लाख रुपए तुम्हें दूंगी, जिससे तुम्हारी बेटी का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। तुम बस अपनी बेटी की शादी मेरे पति के साथ करवा दो। शादी के बाद जब निधि को बच्चा होगा, उस बच्चे को मैं रख लूंगी और तुम्हारी बेटी उसे मैं अपने पति से डिवोर्स दिलवा दूंगी, और फिर तुम और तुम्हारी बेटी पैसे लेकर आराम और सुकून की जिंदगी गुजारना। मुझे सिर्फ तुम्हारी बेटी से अपने पति का एक बच्चा चाहिए, बस, और कुछ नहीं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी। उन पैसों से तुम अपनी बेटी की मेरे पति से तलाक दिलवाने के बाद दूसरी शादी करवा देना, और तुम खुद भी उन पैसों पर ऐश करना। पैसे खत्म हो जाएं तो मुझसे दोबारा से ले लेना, लेकिन प्लीज मेरी बात मान लो। शीला की सांसें तेज तेज चलने लगी। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि भाभी जी, वो मेरी बेटी है, अभी तो वो ठीक से बालिग भी नहीं हुई है। उसकी उम्र तो अभी 16 साल ही है, वो बच्ची है, उसकी सारी जिंदगी पड़ी है। आपकी दौलत अपनी जगह है, लेकिन मैंने शीला को वहीं पर रोक दिया था और कहा कि शीला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, प्लीज मेरी बात मान जाओ। मैं एक एक दिन कैसे गुजारती हूँ ये मुझे ही पता है। लोग कहते हैं कि औरत तभी पूरी होती है जब वो माँ बनती है, इसका मतलब तो यही है कि मैं कभी पूरी नहीं हो सकती। मेरी बात सुनकर शीला के चेहरे पर दुख उभर आया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो मेरी तकलीफ को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए थोड़ी नर्वस हो रही थी। जब मैंने उसे प्यार से समझाया और कहा कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ये बात सिर्फ घर के घर में ही रह जाएगी, तुम बस अपनी बेटी को शादी के लिए तैयार कर लो। जब मेरे पास बच्चा आ जाएगा तो मेरे पति तुम्हारी बेटी को डिवोर्स दे देंगे। उसके बाद तुम उसे लेकर कहीं दूर अपनी जिंदगी बिता लेना और अपनी बेटी की शादी भी किसी अच्छे और काबिल लड़के के साथ करवा देना। पैसा सब कुछ करवा सकता है, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। शीला का चेहरा उदास हो गया। उसने धीमे से कहा कि ठीक है भाभी जी, लेकिन क्या मालिक मान जाएंगे? मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गई। फिर मैंने कहा कि मैं अर्नव को मना लूंगी। मैंने सोच लिया है, मैं अब अपने दिल पर पत्थर रख चुकी हूँ। शीला ने एक गहरी सांस ली और कहने लगी कि ठीक है, मैं अपनी बेटी से बात करूंगी, उसको आपके हवाले कर दूंगी। लेकिन भाभी जी, मेरा इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा कोई भी नहीं है। मैं अपने जिगर का टुकड़ा आपको सौंप रही हूँ। मैंने एक ही झटके से शीला को अपने गले से लगाया और कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शीला, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसके कहे हुए शब्द मेरे दिल को चुभ तो रहे थे, क्योंकि वो एक माँ थी, लेकिन मुझे कमजोर नहीं पड़ना था। मैं जानती थी कि यह सौदा आसान नहीं है, लेकिन माँ बनने के सपने ने मुझे हर हद पार करने पर मजबूर कर दिया था। शीला तो मेरे कमरे से चुपचाप नजरें नीचे करके चली गई थी, लेकिन अब मुझे अपने पति से बात करनी थी। एक अनजानी सी बेचैनी मेरे दिल को सता रही थी। पता नहीं मैं कैसे हिम्मत जुटा पाऊंगी अर्नव से बात करने के लिए, कैसे उनसे बात करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने खुद से फैसला किया कि मुझे कुछ भी करके अर्नव से बात करनी ही होगी, क्योंकि ऐसा करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने निधि के बारे में भी सोच लिया था कि मुझे उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। मैं जब थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर गई तो मैंने देखा कि घर के कोने में दोनों माँ बेटी खड़ी हुई थी। शीला अपनी बेटी निधि को पूरी बात बता रही थी। निधि का चेहरा फक पड़ा हुआ था, मगर शीला उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। वो उसे प्यार से समझा रही थी। मुझे उन दोनों की बातें सुनाई तो नहीं दे रही थी। फिर कुछ देर के बाद मैंने देखा कि निधि की आंखों में आंसू थे और शीला उसे झंझोड़ रही थी। यकीनन निधि इस काम के लिए मना कर रही होगी और शीला उसे तैयार कर रही होगी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, जो मेरे पति, मेरी नौकरानी और एक मासूम सी बच्ची और खुद मुझे बदलने वाला था। मगर मैं नहीं जानती थी कि जो कदम मैं उठाने जा रही हूँ वही एक दिन मुझे बर्बाद कर देगा। सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी। एक अनजानी सी बेचैनी मुझे परेशान कर रही थी। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर जब मेरे पति अखबार पढ़ रहे थे तो मैं उन्हें बड़ी गौर से देख रही थी। मैं बात करने का मौका ढूंढ रही थी। फिर मैंने अपने अंदर हिम्मत जमा की और उनसे कहा कि अर्नव, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एक पल को मैंने सोचा कि खामोश रहूं और सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन फिर वही अंदर का खालीपन, वही सन्नाटा
मुझे परेशान कर रहा था। मेरी आवाज़ धीमी थी। मेरे पति ने अखबार की तह बनाकर साइड पर रख दी और कहने लगे कि हाँ, क्या बात करनी है। मैंने चाय का कप टेबल पर रखा और सीरियस होते हुए कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। मेरी बात सुनते ही मेरे पति, जो टेबल से जूस का गिलास उठाने जा रहे थे, अचानक हाथ रोककर मुझे देखने लगे। उन्होंने कहा कि ये कैसा मजाक कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। तो उन्होंने मुझे ध्यान से देखा। वो कहने लगे कि सच में तुम पागल हो गई हो। अब उनके शब्दों में गुस्सा और हैरानी दोनों थी। मैंने कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। मैंने फिर से वही बात दोहराई। मैंने हमारी नौकरानी से उसकी बेटी शीला और आपकी शादी की बात कर ली है। मेरी बात पर अचानक मेरे पति ने मुझे आंखें फाड़ कर देखा और कहने लगे कि क्या हो गया है तुम्हें, ये आज तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं माँ बनना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें कभी औलाद के लिए मजबूर नहीं किया। तुमने हर बार मुझे बांझ होने का ताना दिया, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि आपकी दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगी। तभी अर्णव कहने लगे, तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम एक नौकरानी की बेटी को मेरे बिस्तर पर सजा दोगी? उनके शब्द जैसे ही किसी जहर की तरह कड़वे हो चुके थे। उन्होंने कहा, नौकरानी की बेटी तुम्हें एक्सेप्ट होगी, मुझे नहीं है। तुम अपना ये फालतू का फैसला रद्द कर दो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगे तो मैंने कहा कि मैं ऐसा करके ही रहूंगी। अर्णव, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। मेरे पति ने कहा कि मैं नौकरानी की बेटी से शादी नहीं करूंगा। तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं इस शहर के बड़े बिजनेसमैन में शामिल होता हूँ और तुम मेरी शादी नौकरानी की बेटी से करवाना चाहती हो। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैंने उनके कंधे को झटका और कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें खोए बिना माँ बनना चाहती हूँ। मेरी आवाज़ टूट रही थी। मेरे पति ने गुस्से से कहा कि हाँ, तो तुम लोगों से मेरी मजाक बनवाना चाहती हो। इतना कहकर वो वहां से चले गए, मगर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उनका मतलब साफ था कि वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। मैं अपने कमरे में आ गई थी और मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि ऐसे जिंदगी से तो मौत अच्छी है। मैं अभी उदास बैठी हुई थी जब कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और अर्णव कमरे में दाखिल हुए थे। मैंने दोबारा से उनसे वही जिक्र छेड़ा तो उन्होंने अब की बार मुझे नरमी से समझाया था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम जैसा सोच रही हो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। देखो मोहिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे होते हुए किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? मैंने कहा, नहीं, आप मुझसे प्यार नहीं करते। अगर आपको मुझसे प्यार होता तो आप मेरी तकलीफ को ज़रूर समझते। मुझे अपने बांझपन से नफरत होने लगी है। अब मैं खुद को और खाली नहीं देख सकती। उन्होंने कहा, तो फिर तुम मुझे मजबूर करोगी? मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद को मजबूर कर रही हूँ। आपको सिर्फ मेरी बात माननी है। मैंने उनको घूर कर देखा जैसे मैं उनको कोई फैसला सुना रही हूँ। कुछ देर तक तो अर्णव खामोश रहे, फिर मेरे हाथ पकड़कर कहने लगे कि मोहिनी, मैं किसी नौकरानी की बेटी से शादी नहीं कर सकता। यह हम दोनों के लिए नुकसान साबित होगा। मैंने नज़र झुका ली। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल टूटकर बिखर रहा है। मैं जानती थी कि उनके इनकार ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। बरसों की उम्मीद एक पल में राख हो गई थी। मैंने सोचा था कि शायद मेरी तड़प, मेरा दुख उन्हें झंझोड़ कर रख देगा। उनको कुछ समझ नहीं आया। मैंने उनसे मुंह फेर लिया था तो वो भी कमरे से चले गए और मैं कमरे में इधर से उधर टहलती रही। कभी खिड़की के बाहर जाती, कभी खुद से उलझती। सुबह सूरज निकला तो रोशनी मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आई थी सिवाय अंधेरे के। मेरा दिल टूट चुका था। अब मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बातें करने लगी। मैं बिखरी हुई थी। मैंने आज खुद को ध्यान से देखा कि मैं कितनी कमजोर हो गई थी। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। मैं वो मोहिनी नहीं रही थी जो कभी हुआ करती थी। मैं काफी देर तक रोती रही और फिर मैंने अपने आंसू साफ किए और खुद से एक फैसला कर लिया। अगर मेरे जीने की शर्त एक बच्चा है तो मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मरना शायद मेरी जिंदगी के लिए सबसे आसान है। मेरे पास जहर की गोलियां रखी हुई थी। मैंने अलमारी से उन दवाइयों को निकाला और उनको हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगी। आज यही दवाई मुझे मेरे सुकून का रास्ता लग रही थी। मैंने उनको अपने हाथों में लिया और एक एक करके गोली अपने मुंह में डाल ली और पानी का घूंट लिया। फिर उसके बाद सब कुछ खत्म सा लग रहा था। मैं कमरे के बिस्तर पर लेट गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद शरीर में एक जलन सी दौड़ने लगी थी, जैसे मेरी सांसें टूट रही हूँ। दुनिया की आवाज़ धीमी होने लगी थी।
दूर से मुझे अपने पति की आवाज़ सुनाई दी, जैसे सपने में किसी ने मुझे पुकारा हो। दरवाज़ा खुला। मैं सिर्फ इतना सुन पाई थी, मोहिनी, ये तुमने क्या कर लिया? मेरे पति ने मुझे अपनी बाहों में उठाया। मेरी सांसें कमज़ोर हो रही थीं, मगर मैं पूरी कोशिश से उनकी आवाज़ को सुन पा रही थी। वो बहुत घबरा रहे थे। जल्दी से उन्होंने गाड़ी निकाली, मुझे गाड़ी में डाला और मुझे अस्पताल लेकर चले गए थे। सारे रास्ते बार बार वो मेरा नाम पुकार रहे थे, मोहिनी कुछ तो बोलो, होश में रहने की कोशिश करो। अस्पताल में मेरी धड़कन वापस लाने की कोशिश की गई। जिंदगी की एक डोर जो अभी पूरी तरह से टूटी नहीं थी, डॉक्टर्स की बहुत मेहनत के बाद बेहतर हो गई। मेरी कंडीशन आंखें खोलने के काबिल हो गई थी, लेकिन मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। मेरे मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मेरे पति सामने कुर्सी पर सर झुकाकर बैठे हुए थे। जैसे ही मैं होश में आई तो उन्होंने मुझे नज़र उठाकर देखा। उनके बाल बिखरे हुए थे और आंखें रोई रोई सी हो रही थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहने लगे कि मोहिनी, मैं नहीं चाहता था ये सब कुछ हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाता। मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाली और कहा कि मेरे मरने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, ऐसे जैसे उनको मेरे शब्द बुरे लगे हों। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, न बच्चा और न कुछ और, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने जो कुछ भी बोला था गुस्से में बोल दिया था, लेकिन तुम्हें खोने का ख्याल आते ही मेरी आत्मा कांप उठी थी। मैंने कहा, अगर आपको मेरी ज़िंदगी से इतनी ही मोहब्बत है तो आप मेरी बात क्यों नहीं समझ लेते? उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जगह किसी दूसरी औरत को नहीं दे सकता। मैं कुछ देर खामोश रही और कहने लगी कि देखिए, ये सब कुछ मैं हम दोनों के बच्चे के लिए कर रही हूँ। वो मेरे पास से उठकर चले गए, खिड़की की तरफ देखने लगे, मुंह फेर कर कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। उनकी बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे उनकी हाँ सुनकर खुशी नहीं हुई थी, बस सुकून मिला था। मैं अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती थी, लेकिन वो दिन आ चुका था जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, और अब मैंने खुद ही इस हकीकत को बदल दिया था। मेरे पति की शादी मैंने निधि के साथ करवा दी थी। जब उन्होंने मजबूरन अपने हाथों से निधि को मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग में सिंदूर भरा, तो ये सब देखकर मेरी आंखें भर आई थी। मेरा शरीर कांप रहा था और मेरी आत्मा को तकलीफ हो रही थी। मेरी और मेरे पति की शादी सिंपल तरीके से हुई थी, लेकिन शादी करते समय मेरे पति के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मैं जानती थी कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना चाहते, मेरे अलावा किसी दूसरे का नहीं होना चाहते, मगर ये सब हम दोनों की मजबूरी थी। दूसरी तरफ निधि भी खामोश थी। वो लाल रंग के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी माँ उसे कमरे में छोड़कर अपने कमरे में चली गई थी। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। दिल में एक अजीब सा शोर था। मैंने खुद को समझाया कि जो मेरी कुर्बानी है सिर्फ एक कदम है माँ बनने की तरफ। मैंने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन बार बार मेरा ध्यान दीवारों से टकरा रहा था। सारी रात जागती रही। जब दिन निकला तो खुद को अकेला महसूस किया था। मैं अब वो औरत नहीं रही थी जो कभी जिंदगी से भरपूर थी। मेरा पति बढ़ चुका था। मैं अब एक खाली औरत थी जो एक बच्चे की उम्मीद पर सब कुछ वार चुकी थी। अगली सुबह नौकरों ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया था, लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही थी। मेरी भूख तो जैसे कहीं खो गई थी। फिर मुझे निधि का ख्याल आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उससे कैसे बात करूंगी। एक मामूली लड़की नहीं, बल्कि अब वो मेरे पति की पत्नी कहलाने लायक हो गई थी। मैं उसके कमरे की तरफ चली गई। दरवाजे पर एक दस्तक दी। अंदर से आवाज़ सुनाई दी कि दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं जैसे ही अंदर गई तो देखा कि उसके बाल खुले हुए थे और नज़र ज़मीन पर जमी हुई थी, जैसे बहुत कुछ हो चुका हो। मैंने धीरे से कहा कि रात कैसी गुजरी। उसने नज़र उठाकर मेरी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में मुझे नींद कम और सवाल ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। उसकी आवाज़ कांप गई। उसने बताया कि मालिक ने तो कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया और खुद सारी रात करवट बदलकर सोते रहे और सुबह होते ही कमरे से बाहर चले गए। उसकी बात सुनते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर कुछ टूट चुका है। मैंने कहा, क्या सच में? तो उसने सर झुका लिया और कहने लगी कि जी, मैं सच कह रही हूँ। ये सुनकर तो मैं बहुत घबरा गई थी। उसी समय मैं बाहर निकली। शीला ने मुझे देखा तो वो मुझे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मेरी खामोशी देखकर पीछे हट गई। मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी और खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया। मुझे अर्नव पर गुस्सा आ रहा था। मैंने तो माँ बनने के लिए कुर्बानी दी थी, लेकिन वो तो पहला कदम भी नहीं उठा सके।
ये सब क्या था? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह का वक्त था। जब थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने अपने पति को डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता करते हुए पाया था। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे उनकी शादी भी नहीं हुई। उनके अंदर कोई बदलाव नहीं था। वो खामोशी से नाश्ता करते करते अखबार पढ़ने में बिजी थे। मैं भी उनके करीब जाकर बैठ गई और आवाज़ देकर कहा कि अर्नव। तो उन्होंने अखबार से नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा कि मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर रात आपने निधि के साथ कुछ क्यों नहीं। मेरी आवाज़ अचानक बोलते बोलते रुक गई थी। उन्होंने फौरन ही मुझसे नज़रें चुराईं और कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा। मैंने कहा कि आपने उसको पत्नी बनने का हक क्यों नहीं दिया। फिर उन्होंने मुंह बिगाड़ते हुए कहा कि मोहिनी, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सवाल करते हुए। मैंने कहा क्यों? शर्म तो उसे आनी चाहिए जो शादी के बाद भी अपनी पत्नी को ज़मीन पर सोने दे। आपने तो उसे अपने बिस्तर पर सोने भी नहीं दिया। इतने में ही अर्नव ने कुर्सी पीछे खींची और खड़े हो गए। कहने लगे कि वो बच्ची है, समझो, वो तुम्हारे बराबर की नहीं है। कहाँ मैं और कहाँ वो। मैंने कहा ये बात आपको उस समय याद क्यों नहीं आई जब आपने उससे शादी की? तो उन्होंने कहा कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, बल्कि तुमने मुझे इस शादी के लिए मजबूर किया था। ये सब तुम्हारी जिद का नतीजा है। मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए। अर्नव को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि एक औरत होते हुए तुम्हें उस मासूम बच्ची पर तरस नहीं आ रहा? मैंने कहा कि हाँ, नहीं आ रहा, क्योंकि मैं खुदगर्ज हो चुकी हूँ। मुझे औलाद चाहिए। तुम्हारे ताने, लोगों की नफरत, इन सब से मैं तंग आ चुकी हूँ। लोगों की गलत बातों ने मेरे अंदर की औरत को निकाल दिया। अर्नव मेरी तरफ घूरते रहे और फिर वो कहने लगे कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही उम्मीद है उससे। अगर वो भी प्रेग्नेंट ना हुई तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी आप उसके करीब जाओ, उसे पत्नी होने का हक दो, वरना सब कुछ बेकार है। उन्होंने बड़े घमंड के साथ कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो? मैंने कहा तो तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की थी? मुझे अस्पताल से जिंदा घर वापस क्यों लेकर आए थे? क्यों मुझसे कहा था कि मेरी जान बचाने के लिए दूसरी शादी करोगे? वो खामोश हो गए, लेकिन उनको गुस्सा बहुत आ रहा था। मैं जानती थी कि ये सब करना उनके लिए आसान नहीं है, मगर मैं अब नरमी की गुंजाइश खो चुकी थी। मेरे अंदर जो खालीपन था वो अब किसी की कोख से भरना चाहिए था। मैं वहां से पलटकर वापस आ गई थी। मैं उनको कैसे बताऊं कि ये सब कुछ मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रही हूँ। निधि इस घर में, मेरे पति की दूसरी पत्नी और मेरे लिए सिर्फ एक मकसद थी, लेकिन अर्नव जैसे खुद उससे भाग रहे हों। वो दिन रात निधि से दूर रहते थे और उससे नजरें चुराते थे। एक रात में निधि और अर्नव के कमरे में एक आहट की आवाज़ सुनकर रुक गई थी। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने झांक कर देखा तो कमरे में धीमी रोशनी थी। निधि सोफे पर बैठी थी, जबकि अर्नव खिड़की के पास खड़े हुए थे। ये देखकर मेरी सांसें रुक गईं। दरवाज़ा खटखटाने के बजाय मैं पीछे हट गई थी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। अगली सुबह मैंने हिम्मत करके अपने पति से बात करने का फैसला कर लिया था। वो आंगन में बैठे हुए थे, हाथ में मोबाइल था। मैं उनके सामने जाकर बैठ गई और धीरे से कहा, आप अब भी उसके करीब नहीं गए? अर्नव ने सर उठाया, मुझे गौर से देखा, फिर दोबारा मोबाइल में बिजी हो गए। मैंने कहा, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ अर्नव। तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं समझोगी, तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा, क्या पॉसिबल नहीं है? मेरा अपने आप को ख़त्म कर लेना या फिर निधि को अकेले सोते देखना। फिर उन्होंने मोबाइल बंद किया, एक साइड पर रखा और मेरी तरफ देखकर कहने लगे कि मुझे तुम्हारे सामने शर्म आती है मोहिनी, मुझसे कुछ नहीं हो पाता। मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरी जिंदगी एक बोझ लगती है, जैसे मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी और बस इतना कहा कि फिर आपने शादी ही क्यों की? मेरा भरोसा जीत लिया। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो? उन्होंने कहा, तो तुमने मुझे मजबूर किया था। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ निधि के लिए आसान है? क्या वो कोई मिट्टी की बनी मूरत है कि जब चाहे उसको इस्तेमाल कर लो, जब चाहे उसे नज़रअंदाज कर लो? इतना कहकर वो वहाँ से उठकर चले गए। मैं खामोश बैठी रह गई थी। अगले दिन मैं निधि के कमरे में उससे मिलने के लिए चली गई थी। वो खामोश बिस्तर पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उसने कहा कि आइए ना मालकिन, बैठिए। तो मैं उसके बराबर में जाकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो वो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। तुम यहाँ अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने सर हिलाया, लेकिन मैं जान गई थी वो अब अंदर से खाली हो चुकी है। थोड़ी देर उसके साथ बातचीत करने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी कोशिशें अभी भी अधूरी रह गई हैं, मगर एक बात तो फिक्स थी, ये रिश्ता अब जिस तरफ भी जाए मुझे उसकी देखभाल खुद करनी होगी।
मेरे पति अभी भी उसके करीब नहीं जा रहे थे। उन्होंने निधि से दूरी बरकरार रखी थी और गुजरते हुए दिनों के साथ साथ मेरे अंदर का खालीपन और गहरा होता जा रहा था। निधि बिल्कुल खामोश रहती थी, न किसी से बात करती थी, न कमरे से बाहर निकलती थी। अर्णव अब देर से घर वापस आने लगे थे। वो भी कम बात किया करते थे, नजर मिलाने से भी कतराया करते थे। एक सुबह जब सब अपने कमरों में थे, मैंने निधि के दरवाजे पर दस्तक दी। वो दरवाज़ा खोलकर मेरे सामने आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और खामोशी थी। मैंने नरमी से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए। तुम अपना ख्याल रखना, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो मुझे बता देना। उसने मेरी तरफ चौंक कर देखा और कहने लगी कि आप क्यों जा रही हो यहाँ से, रुक जाओ ना। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने दबी आवाज़ से कहा कि आप मत जाइए मालकिन, वरना ऊपर वाला आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। उसके शब्द सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उसके शब्दों में अजीब सी घबराहट थी। मैंने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? उसने मेरे चेहरे से नज़र हटा ली और कहने लगी कि बस ऐसे ही, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी, कुछ पूछना था, मगर उसने खुद को रोक लिया। मेरे दिल ने कहा कि उसकी बात को अधूरा ही छोड़ देती हूँ। ऐसा लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। कुछ दिन के लिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा, यही बेहतर होगा। मैंने अपना सामान पैक किया और अपने पति को मैसेज करके बता दिया था कि मैं 2-3 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ। मैसेज का रिप्लाई आया कि ठीक है, टेक केयर। गाड़ी में बैठते समय घर की दीवारें जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रही हूँ, जैसे मैं पीछे कुछ अधूरा छोड़कर जा रही हूँ। निधि का चेहरा मेरी आंखों में घूम रहा था। उसने जो मुझसे कहा था वो शब्द मेरे दिल को लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो थोड़ी भावुक हो रही है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही थी। मैं चली जाऊंगी तो उसे भी अर्णव के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा था कि अगर आप यहाँ से चली गईं तो ऊपर वाला आपको कभी माफ़ नहीं करेगा? मेरे दिमाग में ये शब्द ऐसे चिपक गए थे जैसे कई सालों पुराने हों। मैं अपनी मम्मी के घर आ गई थी। यहाँ आकर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। दिल बेचैन था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि यहाँ मेरा बहुत बड़ा परिवार था, 2 भाभियाँ, एक छोटी बहन, 2 भाई और मम्मी पापा, भतीजी भतीजा। इतने सारे लोग मेरा ध्यान बटाने के लिए काफ़ी थे, मगर फिर भी मेरा दिल किसी भी खुशी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। मेरी उदासी देखकर सब मुझसे पूछते कि क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो मैं उनको यही बताती कि कोई बात नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने खुद को समझाया कि मेरा ऐसा करना बिल्कुल ठीक रहा। शायद निधि और अर्णव इस दौरान एक दूसरे के करीब आ जाए। मेरी गैर मौजूदगी उनके बीच की खड़ी दीवार को ख़त्म कर दे। मेरी उलझनें बढ़ती जा रही थी। मुझे यहाँ आए हुए 3रा दिन हो गया था। मैंने शाम को निधि को फ़ोन किया। मैं जब से यहाँ आई थी मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर मैंने अर्णव को कॉल कर ली। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? मैंने उन्हें बताया कि हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि कब वापस आ रही हो? तो मैंने उन्हें बताया कि अभी मुझे आने में 2-3 दिन और लग जाएंगे। मैंने उनसे निधि के बारे में पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने बात बदल दी और कहने लगे कि जल्दी घर वापस आ जाओ। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे दिल में एक तूफान उठ चुका था। वो रात बहुत लंबी थी, नींद आंखों से दूर हो चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लगता था कुछ है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, जो शायद सब कुछ बदल कर रख देगा। अगली सुबह मैंने खुद को फिर इसी परेशानी में शामिल कर लिया। मैं सोचने लगी मुझे अपने घर जाना है या नहीं। फिर मैंने दोबारा से निधि को फ़ोन लगाया। उसने कॉल रिसीव की। उसने कहा कि कैसी हो मालकिन? मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसने फ़ौरन कहा कि आप कब आ रही हो? मैंने कहा कि अभी 1-2 दिन और यहाँ रहूँगी। दूसरी तरफ अचानक खामोशी छा गई। फिर वो कुछ लम्हे बाद बोली, मालकिन आप जल्दी आ जाओ। मैंने कहा निधि, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे बच्चा चाहिए और हर हाल में चाहिए। तुम जानती हो ना कि मैंने तुम्हारी शादी अपने पति के साथ क्यों करवाई है। तुम्हें खुद को आगे बढ़ना होगा। उसने घबराते हुए कहा, लेकिन मालकिन, मालिक तो मेरे करीब भी नहीं आते, मुझसे बात भी नहीं करते, तो फिर ये सब कैसे होगा? मैंने कहा कि एक औरत मर्द को अपने खूबसूरत अदाओं में उलझा सकती है, और तुम तो खूबसूरत हो। देखो, मर्द को वक्त नहीं, सिर्फ माहौल देखना होता है। तुम ऐसा माहौल बना दो कि वो तुम्हें देखने पर, तुमसे बात करने पर मजबूर हो जाए। तुम जैसी खूबसूरत लड़की बहुत कुछ कर सकती है। तुम उनके साथ वक्त गुजारो। मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पति के साथ वक्त गुजार सको, और तुम हो
कि हिम्मत हार रही हो। उसने कहा कि नहीं मालकिन, मुझसे ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो नहीं आते मेरे करीब। निधि की सांसों की आवाज़ मुझे फ़ोन पर साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिसकियों में रो रही है। मैंने कहा कि चलो तुम परेशान न हो, अब कोशिश करके देख लो और याद रखो, अगर ये मौका हाथ से चला गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी माँ को पैसों की ज़रूरत है, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं पैसे भी नहीं दूंगी। उसने कहा कि मालकिन मैं कोशिश करती हूँ। उसके बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती थी। मेरे दिल में अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। निधि की शादी मेरी आंखों के सामने मेरे पति के साथ हुई थी। उसकी मासूमियत, उसकी खामोशी, सब मैंने अपनी खुदगर्जी से रौंद दी थी। लेकिन मुझे अब अपनी मर्जी पूरी करनी थी, हर कीमत पर। उसी रात शीला का मैसेज आया कि भाभी जी, मेरी बेटी बहुत खामोश खामोश रहने लगी है, न कुछ खाती है न बात करती है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज़ वापस आ जाइए। मैंने मैसेज देखकर इग्नोर कर दिया तो थोड़ी देर बाद शीला का फ़ोन आया। मैंने काफ़ी देर तक तो फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद निधि मुझे फ़ोन करने लगी। फिर मैंने निधि की कॉल रिसीव कर ली। उसने रोते हुए कहा कि मालकिन, मालिक तो मुझे देखते भी नहीं है, मैं क्या करूं? प्लीज़ आप वापस आ जाइए। उसकी आवाज़ में बहुत दर्द और घबराहट छुपी हुई थी जो मेरे दिल को चीरने लगी। मैंने कहा, निधि, तुम्हें कुछ न कुछ तो करना होगा। क्या तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ को वो सब कुछ मिले जो उसकी ख्वाहिश है? तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारी माँ से 25 लाख रुपए देने का वादा किया है। तुम्हें ये सब समझना होगा। उसने कहा कि मैं ये सब समझती हूँ, लेकिन आपके पति मुझसे नफरत करते हैं। मैंने कहा, नफरत नहीं करते, बस झिझक है। वक्त के साथ साथ वो भी ठीक हो जाएगी। तुम हिम्मत रखो, खुद को मजबूत बनाओ। तुम अब सिर्फ एक मामूली लड़की नहीं हो, तुम अर्णव की पत्नी हो, और पत्नी को अगर उसका हक ना मिले तो उसे जबरदस्ती अपना हक ले लेना चाहिए। निधि की खामोशी में एक थकन थी। मैंने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरी मम्मी कहने लगी कि बेटा, जब से तुम आई हो बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? मैंने कहा, मम्मी कोई बात नहीं है, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने आपको बताया है ना। वो मेरे करीब आई और कहने लगी कि मोहिनी, अगर तुमने कोई ऐसा फैसला कर लिया है जो दिल में खटक रहा है तो उसे निभाना होगा, वरना बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि वक्त कभी पलटकर नहीं आता। मैं बिल्कुल खामोश रही। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मैं तो बहुत बड़ा कदम उठा चुकी थी। कभी कभी मैं अकेली बैठती तो सोचने लग जाती थी कि कितने अरमानों के साथ मेरे माता पिता ने अर्णव के साथ मेरी शादी की थी। मुझे नहीं पता था कि एक समय ऐसा आएगा जब मुझे अपने पति के खुद दूसरी शादी करवानी पड़ जाएगी और दुनिया मुझे बांझ कहेगी। मुझे अच्छी तरह से याद है, लोगों ने मुझे अपने घर इनवाइट करना छोड़ दिया था। अगर कहीं शादी होती थी तो लोग मुझे नहीं बुलाते थे, कहते थे कि ये बांझ है। अगर शादीशुदा जोड़े पर इस बांझ का परछावा पड़ गया तो उनके भी बच्चे नहीं होंगे। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मुझे कोई भी कदम उठाना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन मैं माँ बनकर ज़रूर रहूंगी। अपने पति को बताती थी कि लोग मुझे क्या क्या नहीं कहते, तो वो भी हंसा करते थे और कहते थे कि हाँ, तुम माँ नहीं बन सकती, इसमें तुम्हारी गलती है। लोग तो बातें करेंगे ही। एक औरत शादी के बाद माँ बनती है, तभी वो पूरी होती है। ये वो रात थी जब मैं बहुत टूट कर रोई थी। दिन निकल आया था, लेकिन मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। न जाने मुझे कौन से गुनाह की सज़ा मिल रही थी। उसके बाद दवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। डॉक्टर से भी बहुत ट्रीटमेंट करवाए, तरह तरह के टेस्ट करवाए, बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, लेकिन मैं माँ नहीं बन सकी। हर महीने मेरी उम्मीद टूट जाती थी। मेरे पति ने जब आखिरी बार मुझे लास्ट डॉक्टर के यहाँ दिखाया था तो कहा था कि बस अब तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसके बाद तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुम बांझ हो, कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन फिर उस डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं बैठ सका। मैं ऊपर वाले से बहुत प्रार्थना किया करती थी कि काश मैं भी माँ बन सकती। मेरे अंदर एक शोर था, लेकिन बाहर पूरी तरह से खामोशी थी। मैं अपने मायके में छत पर बैठी हुई थी। रात का अंधेरा फैल चुका था। सितारे जिन्हें कभी मैं ख्वाहिश सुनाया करती थी, आज वो बेजान लग रहे थे। मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर चुकी हूँ। मैंने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिसे मैंने निधि के सर पर प्यार से रखा था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, अगर निधि भी मेरी तरह बेऔलाद निकली तो क्या होगा? तो क्या मैं उसे भी कसूरवार ठहराऊंगी? अब वक्त मेरा फैसला सुनाने वाला था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा बुखार बढ़ता जा रहा था। कई दिनों से मम्मी मुझसे कह रही थी कि डॉक्टर के पास चलो, मगर मैं डॉक्टर के पास जा ही नहीं रही थी। सोच रही थी कि तबीयत ऐसे ही ठीक हो जाए। एक दिन मैं अपने भाई के कमरे में बैठी हुई थी
जब अचानक मेरे मोबाइल पर फ़ोन आने लगा। स्क्रीन पर निधि का नाम देखकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। मैंने फ़ौरन कॉल रिसीव की। उसकी आवाज़ कांप रही थी, वो घबरा रही थी और रो रही थी। ऐसा तो हर बार बात करते समय होता था, लेकिन आज कुछ अलग ही था। निधि ने जल्दी से कहा कि मालकिन, और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके शब्द गड़बड़ हो रहे थे। फिर संभल कर कहने लगी कि आप जल्दी से वापस आ जाओ, वरना मालिक कुछ कर देंगे। मेरे शरीर पर बिजली सी दौड़ गई। मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? क्या अर्णव ने तुमसे कुछ कहा है? उसने कहा, मालकिन बस आप जल्दी से वापस आ जाओ, मैं कुछ नहीं जानती। अगर आप नहीं आई तो मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो जाएगा। उस समय तो मैं जैसे सांस लेना भी भूल गई थी। मैंने जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना अपना सामान समेटा और जल्दी से गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गई थी। मैंने उससे पूछा भी था कि क्या हुआ, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। मुझे मेरे मायके वाले भी रोकते रह गए थे कि क्या हुआ है, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो। तो मैंने उनको यही बताया कि निधि की जानकारी में किसी की तबीयत खराब है। मैं जल्दी से घर पहुंची तो देखा कि मेरे पति आंगन में टहल रहे थे। उनका चेहरा बिल्कुल खामोश था। मैं उनके पास पहुंची और कहने लगी कि निधि कहाँ है? उसने मुझे फ़ोन किया था, वो बहुत डरी हुई थी। आपने उसके साथ क्या किया? अर्णव ने मेरी तरफ देखा। उनका चेहरा बिल्कुल सादा था। उन्होंने कहा कि मैंने उसे छोड़ दिया। मैं उसे डाइवोर्स देकर घर से निकाल चुका हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो, मेरी जान निकल रही हो। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? आपने उसे जाने दिया, आपने उसे डिवोर्स दे दी? ऐसा नहीं हो सकता। अभी बच्चा हुआ भी नहीं है और आपने उसे घर से निकाल दिया। मैंने कहा कि आपने ये सब क्या कर दिया? मेरे पति ने मेरी आंखों में देखा और कहने लगे कि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे साथ इस घर में रहे, न अब और न आगे। अब सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा, प्लीज़ अर्णव झूठ मत बोलिए, मुझे बताइए कि वो कहाँ पर है। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा कि आपने उसे नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मुझे जो करना था कर लिया है। उन दोनों माँ बेटी को इस घर में मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो अपने पति की बात सुनकर जैसे पागलों की तरह रिएक्ट करने लगी थी। फौरन भागकर निधि के कमरे में गई। वहां पर खाली अलमारी खुली हुई थी। उसके कपड़े भी गायब थे, उसका सामान भी गायब था। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। फिर मैं दौड़ती हुई क्वार्टर्स की तरफ गई, जहां नौकर रहा करते थे। जहां हमने कमरा शीला को दिया हुआ था, वहां शीला भी नहीं थी। उन दोनों माँ बेटी का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। मैंने पुलिस स्टेशन में भी उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। आसपास के अस्पताल में भी उनके बारे में पूछताछ कर ली थी, मगर उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मेरे तो शरीर की जैसे जान ही निकल रही थी। मेरे पति बिल्कुल खामोश हो चुके थे। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैं उन दोनों को ढूंढते ढूंढते थक गई। तो मैंने अपने पति से कहा कि आपने निधि को कहाँ छुपाया? वो रुके और कहने लगे कि मोहिनी, तुमने मुझे मजबूर किया था। अब जो हुआ उसकी जिम्मेदार भी तुम खुद ही हो। मेरे दिल में एक डर था, एक खालीपन था, एक पछतावा था, जो अब जख्म बनकर मेरे दिल पर लग चुका था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कई दिन इसी तरह से गुजर गए और इस टेंशन की वजह से धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मेरे पति तो इस टॉपिक पर कोई बात ही नहीं करते थे, और अगर मैं कुछ कहती तो बस खामोश रहते थे। मुझे बार बार निधि की चीखें और उसका रोता हुआ चेहरा दिखाई देता था, जब उसने मुझसे कहा था कि मालकिन, यहाँ से मत जाइए, वरना ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं अक्सर बीमार रहने लगी थी। शरीर पर जैसे बोझ सा लगता रहता था। एक दिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती अस्पताल ले गई, और फिर मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब ही हो गई थी। इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और खामोशी से उनके साथ चली गई। अस्पताल की दीवारें और वहाँ की दवाइयों की बदबू दिल को बोझल कर रही थी। मेरा नंबर अभी नहीं आया था। मम्मी मेरे बराबर में ही बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर इधर उधर टहल लेती हूँ, क्योंकि नंबर आने में अभी थोड़ा समय बाकी था और मैं बैठे बैठे काफ़ी थक चुकी थी। मैं जैसे ही दवाई के लिए मेडिकल स्टोर की तरफ टहलने के लिए गई तो मैंने देखा कि वहाँ एक डॉक्टर के केबिन के अंदर मैंने अपने पति को जाते हुए देखा। मैं उनको देखकर अचानक ठिठक गई, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि वो 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, और वो कल रात ही अपनी पैकिंग करके घर से बाहर निकल गए थे। मगर अब वो यहाँ अस्पताल में क्या कर रहे थे? मैं उनका पीछा करते हुए डॉक्टर के केबिन की तरफ गई। केबिन का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे अंदर का साफ नजर आ रहा था। मैं वहाँ खड़ी हो गई और छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी, जहाँ मेरे पति डॉक्टर से कह रहे थे कि डॉक्टर साहब, आखिर मेरा ट्रीटमेंट कब तक पूरा होगा?
मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरी पत्नी ने मेरी दूसरी शादी करवा दी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी दूसरी पत्नी को डिवोर्स दिया है और उसे अपने घर से निकाला है। मेरी पत्नी तो औलाद के लिए पागल हो गई, मगर उसे कौन बताए कि बांझ वो नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं कभी उसके बच्चे का बाप नहीं बन सकता। ये बात मैं उसे नहीं बता सकता। मैं कई सालों से ये राज उससे छुपा रहा हूँ। अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो अर्णव, मैंने नहीं कहा था कि तुम्हारा इलाज पॉसिबल है। तुम खुद अपना इलाज करवा रहे हो और तुमने इतने सालों से अपनी पत्नी को भरोसे पर रखा हुआ है। मेरा कहना है कि झूठ पर कभी भी रिश्ता कायम नहीं रहता। तुम्हें सब कुछ अपनी पत्नी को सच सच बता देना चाहिए था। तुम्हें अपनी पत्नी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। उन दोनों की बातें सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जान को मुट्ठी में दबा लिया हो। इसका मतलब था कि मेरे पति और मैं खुद को गलत समझती थी। इसका मतलब कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे पति में ही कमी है। मेरे पति ने आखिर मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहती तो उसी समय अपने पति से सवाल कर सकती थी, लेकिन आज कुदरत मेरे सामने उनकी सारी सच्चाई लेकर आ गई थी। मैं उसी समय अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने पति को कोस रही थी, जिसकी वजह से मैं इतने सालों तक परेशान रही। मैंने लोगों की बातें सुनी, यहाँ तक कि उन्होंने भी मुझे बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब जब कमी उनके अंदर थी तो वो उल्टा मुझे ही बेवकूफ़ बना रहे थे। और बेचारी निधि, मैंने अपने पति की शादी उसके साथ करवा दी थी। पता नहीं उन्होंने उसे कहाँ भेज दिया, उसके साथ क्या किया। मैं अभी अपने घर में बैठी रो रही थी जब हमारे घर का एक नौकर मेरे पास आया। उसने कहा, भाभी जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, बताओ क्या बात है? तो उसने कहा कि भाभी जी माफ़ करना, यह आपका फैमिली मैटर है। मुझे इसमें बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान हो, इसलिए मजबूर होकर आपको बता रहा हूँ कि आपके जाने के बाद भैया जी ने निधि और शीला के साथ बहुत गलत किया। उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन एक दिन तो उन्होंने एक मर्द को घर में बुलाया था और उसे निधि के कमरे में भेज दिया था। उसने निधि के साथ जबरदस्ती की। निधि चिल्ला रही थी कि हम में से कोई भी उसे बचा नहीं सका। और फिर उसके जाने के बाद मालिक ने शीला से कहा कि अपनी बेटी को यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाओ और फिर दोबारा कभी दिखाई मत देना। तुम्हारी बेटी अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। आइंदा अगर यहाँ आई तो लोगों को तुम्हारी हकीकत के बारे में बता दूंगा। शीला और निधि बहुत डर गई थी, इसलिए वो दोनों अपना सामान बांधकर यहाँ से कहीं दूर चली गईं। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। पता नहीं मेरे पति की और कौन कौन सी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आनी बाकी थी। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैंने अपना सामान पैक किया और मैं अपनी माँ के घर आ गई थी। उनको मैंने अर्णव की एक सच्चाई के बारे में बता दिया था, वो सारी सच्चाई जो कई सालों से मैं अपने घर वालों से छुपाती आ रही थी। मेरे घर वालों ने फैसला कर लिया था कि अब वो मुझे दोबारा अर्णव के पास नहीं भेजेंगे। जब अर्णव ने घर आने का नाटक किया तो मुझे मेरे मायके से लेने आ गए और कहने लगे कि तुम बिना बताए यहाँ क्यों आ गई हो। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि मैं आपकी सारी हकीकत जान चुकी हूँ। वो शर्मिंदगी से चूर चूर हो गए थे। उन्हें नहीं पता था कि मुझे सच्चाई का पता कैसे चल गया, लेकिन वो मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। मैंने एक ऐसे इंसान को माफ़ नहीं किया जिसके लिए मैंने गरीब माँ को उसकी बेटी को निशाना बनाकर मजबूर किया। एक गरीब और मासूम बच्ची की इज्जत दांव पर लगा दी। मैंने अपने पति को धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया और कह दिया था कि मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर डिवोर्स चाहिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। फिर क्या था, मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी थी, क्योंकि अब वो भी मेरे सामने नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। मैं तो सिर्फ एक माँ बनना चाहती थी, मगर उन्होंने मुझे धोखा दिया। एक झूठ की वजह से उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपनी कहानी से ये सीख लिया था कि हर दिल झूठा और धोखे से नहीं टूटा। कभी कभी कुछ खामोशियाँ भी घर बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।